स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने अपना संधि अध्याय पूरा कर लिया था। लास्ट क्लास में संधि अध्याय की में हमने विसर्ग संधि पूरी की थी और वह पूरा अध्याय हमने पूरा किया, जिसमें हमने संधि क्या होता है यह जाना, किस प्रकार से संधि होती है, कौन कौन से संधि के प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनके भी हमने भेद जाने और उनके हमने नियमों की चर्चा करी। इसके अलावा उनके काफ़ी सारे उदाहरण हमने उस अध्याय में किए। तो आशा है कि आपको संधि अध्याय काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि है आपका उपसर्ग। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे उपसर्गों के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से यह शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने उपसर्ग अध्याय को। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर उपसर्ग जो शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, उपसर्ग शब्द का निर्माण होता है आपके दो शब्दों के संयोग से। किस किस के संयोग से? तो देखिए, उप और सर्ग, ये दो शब्द जब आपके संयोग करते हैं तो ये हमें एक शब्द देते हैं जो कि आपका होता है उपसर्ग। तो सबसे पहले हमने जाना कि उपसर्ग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो वह उप और सर्ग दोनों शब्दों के संयोग से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो देखिए, उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो कि किसी मूल शब्द या प्रत्यय के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है उपसर्ग की परिभाषा में कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो कि किसी मूल शब्द अथवा प्रत्यय के पहले जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं? तो हमें याद रखना है, तो ये आपके मूल शब्द या जो आपका प्रत्यय है उसके पहले जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और इन शब्दों को हम उपसर्ग, इन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, ये जो शब्दांश हैं जो कि मूल शब्द या प्रत्यय से जुड़ रहे हैं, ये दो प्रकार से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? एक आपका संयोग कर कर और दूसरा संधि कर कर। तो यहाँ पर हमें यह चीज़ भी याद रखनी है कि उपसर्ग जो हैं वे या तो संयोग के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करेंगे या फिर संधि के माध्यम से नए शब्दों का यहाँ पर निर्माण करेंगे। जैसे कि देखिए, संयोग से यह बनाते हैं प्रतिदिन, प्रतिहार, और संधि कर कर प्रत्येक, प्रतीत, जो कि हम संधि अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रति प्लस एक आपका प्रत्येक बनाता है और प्रति प्लस इति आपका बनाता है प्रतीत। तो इस प्रकार से संधि करके उपसर्ग नए शब्दों का भी निर्माण करते हैं और संयोग करके भी नए शब्दों का ये निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक की जो चर्चा है उसमें हमने जाना उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो कि किसी मूल शब्द या प्रत्यय के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और उपसर्ग नए शब्द का निर्माण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक संयोग करके और दूसरा संधि के माध्यम से। तो यहाँ तक की हमने यह चर्चा की है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं उपसर्ग के प्रकार, यानी कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उपसर्ग होते हैं आपके चार प्रकार के, और कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें याद रखना है उपसर्ग आपके चार प्रकार के हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के अव्यय, तीसरा हिंदी के उपसर्ग और चौथा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं उपसर्ग के प्रकारों की। तो उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? उपसर्ग हैं आपके चार प्रकार के। कौन कौन से? तो देखिए, पहला आपका है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है आपका संस्कृत के अव्यय, तीसरा है हिंदी के उपसर्ग और चौथा है आपका यहाँ पर विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। अब एक एक करके हम इन प्रकारों की चर्चा भी करेंगे, कौन कौन से शब्द इन उपसर्गों में आते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और क्या क्या इनके उदाहरण हैं उनकी भी यहाँ पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक हमें जो नोट महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर याद रखना है कि हिंदी एवं अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं वे सदैव संयोग करते हैं, संधि नहीं। तो यह आपका महत्वपूर्ण
एक बिंदु है। जो आपको याद रखना है कि हिंदी एवं अरबी फारसी भाषा के जितने भी उपसर्ग हैं वे सदैव संयोग ही करेंगे, संधि नहीं करेंगे। तो जब आप उन उदाहरणों को करेंगे या आपको पहचान करने के लिए प्रश्न में कहा जाएगा तो आपको वहाँ पर यह जो पॉइंट है काफ़ी मदद करेगा। आप पहचान पाएंगे कि यह हिंदी का उपसर्ग है, अरबी फारसी का है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संयोग हो रहा है, संधि नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो नोट है हमारे पास, वह है कि उपसर्ग जो हैं वह मुख्यतः अपनी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर यह कहा गया है कि उपसर्ग जो हैं वह मुख्यतः अपनी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि सदैव ही अपनी भाषा के साथ में आते हैं, यानी कि ज़्यादातर यही होगा कि उपसर्ग अपनी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप दूसरी भाषा के साथ में भी प्रयुक्त होंगे। यह पॉइंट कह रहा है कि जैसे कि हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं वे हिंदी भाषा के ही शब्दों के साथ प्रयुक्त होंगे अधिकतर। कई जगह वह आपको दूसरी भाषा के शब्दों के साथ भी उपसर्ग के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग के प्रकार देखे। 4 प्रकार हैं उपसर्ग के: संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। और 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर हमने चर्चा की। कौन कौन से? कि एक तो यह कि जो हिंदी एवं अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं वे सदैव संयोग करते हैं, संधि नहीं करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि उपसर्ग जो हैं वे मुख्यतः अपनी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अब हम उपसर्ग के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा करते हैं थोड़ी विस्तार में। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं उनके ऊपर, कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं, उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये विदेशी भाषाओं के उपसर्ग में आते हैं, जिसमें हमारे पास हैं पहले अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला आपका अरबी फारसी भाषा का पहला उपसर्ग है आपके पास अल। अल जो कि निश्चित का अर्थ देता है। अब इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं तो देखिए अलविदा, अलकायदा शब्द आपका बनता है यहाँ पर अलकायदा, अलविदा, अलगरज, अलहदा, अलमस्त और अलबेला। तो देखिए जब आप इन्हें करें, आराम से आप वीडियो को रोककर इन शब्दों को लिखें और जब आप इन्हें वापस पढ़ें तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको पहली बार में ही याद हो जाएंगे, जैसे कि आपका अलविदा हो गया, अलमस्त हो गया, अलबेला हो गया और अलकायदा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर 2 शब्द अलग से हैं, जैसे कि अलगरज और अलहदा, तो इन्हें आप बार बार लिखें जिससे कि ये आपको याद रहें। जो आपको पहली बार में ही याद हो गए हैं वे आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो शब्द आपको पहली बार में याद नहीं होते हैं उन्हें आप बार बार अलग से लिख लें, जिससे कि वे आपको याद रहें अंतिम समय तक। तो देखिए पहला अरबी फारसी भाषा का जो उपसर्ग हमने देखा है वह है आपका अल, जो कि अर्थ देता है निश्चित का। कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं तो देखिए इसके उदाहरण हैं, सबसे पहले जो हमें काफ़ी आसान लगते हैं, अलविदा, अलमस्त, अलबेला, अलकायदा, और फिर उसके बाद में अलगरज और अलहदा, जो कि हमें अलग से लिख करके याद रखने हैं। अब दूसरा उपसर्ग देखते हैं। तो देखिए अरबी फारसी भाषा का यहाँ पर दूसरा उपसर्ग है आपका एन, यानी कि ठीक, जो ठीक का एन जिसका अर्थ होता है ठीक, एन। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो देखिए सामान्यतः हम कई बार बोलते हैं एन वक्त, एन जगह, एन मौका, एन आदमी। तो ये इसके उदाहरण हैं जो हमें याद रखने हैं। दूसरा अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग जो है हमने देखा वह है आपका एन, जिसका अर्थ होता है ठीक, और इसके उदाहरण कौन से हैं तो देखिए एन वक्त, एन जगह, एन मौका और एन आदमी। इन्हें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एन वक्त पर, एन जगह पर और एन मौके पर एक एन आदमी आ गया। तो इस प्रकार से भी हम इन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यह हमें आसानी से याद हो जाएं। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे उपसर्ग की। अरबी फारसी भाषा का तीसरा उपसर्ग आपको दिया गया है कम, जो कि न्यून या हीन का अर्थ देता है।
कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं? तो देखिए, कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल, कम उम्र और कम सिन। इस प्रकार से इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो शब्द जो हैं वे हमें कुछ शब्दों में आप देखते ही पहचान लेंगे, लेकिन कुछ शब्द जो हैं थोड़े से अलग हैं, तो उन्हें हम बार बार लिख करके उनका अभ्यास करेंगे जिससे कि वे हमें याद रहें। और जब आप इन्हें पढ़ें, पहले आप आराम से इन्हें लिख लें, इसके बाद जब भी आप इनका रिवीजन करें तो एक बार पढ़कर फिर बिना देखे इन्हें लिखने का प्रयास करें। जैसे कि पहले अल लिखें अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग में, फिर उसके बाद अल के सारे उदाहरण, फिर एन के, फिर कम के। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है सबसे पहले अरबी फारसी भाषा के उपसर्गों की, जिसमें हमने अभी तक 3 उपसर्ग देखे हैं। कौन कौन से? पहला था आपका अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित। अब उसके उदाहरण कौन कौन से थे? तो वे थे आपका अलविदा, अलमस्त, अलबेला, अलकायदा, अलगरज और अलहदा। फिर दूसरा था एन यानी कि ठीक, और इसके उदाहरण थे एन वक्त, एन जगह, एन मौका, एन आदमी। इसी प्रकार से तीसरा अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग था कम, जिसका अर्थ होता है हीन या फिर न्यून, और इसके उदाहरण थे कमजोर, कम बखत, कम उम्र, कम अक्ल और कम सिन। अब आगे चर्चा करते हैं अरबी फारसी भाषा के और उपसर्गों पर। तो देखिए आगे हमारे पास कौन कौन से उपसर्ग हैं। चौथा है हमारे पास खुश, जो कि अर्थ देता है अच्छा या प्रसन्न का। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशहाल, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुशखबरी और खुश दिल, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो चौथा जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का, वह है हमारे पास खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा या प्रसन्न। और इसके उदाहरण जो हैं आप सामान्यतः भी बोलचाल में काफ़ी बार प्रयोग में लेते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और कुछ आपको पहले से ही पता होंगे, जैसे कि खुश किस्मत, और उसी से खुश नसीब, आपका खुश खबरी, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशहाल और खुशनुमा, ये इसके उदाहरण हैं। आगे अगला उपसर्ग देखते हैं। तो 5वां उपसर्ग है इसी क्रम में हमारा गैर। गैर यानी कि रहित या फिर भिन्न, जो या फिर दूसरा जिसे बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं यह गैर है यानी कि दूसरा है, पराया है, उस अर्थ में प्रयुक्त होता है रहित या भिन्न के में। अब इसके उदाहरण देखते हैं गैर के। तो देखिए, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर मर्द, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर जरूरी, गैर कौम, गैर जिम्मेदार और गैर मुमकिन, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि जो कुछ हम सामान्यतः प्रयोग में भी लेते हैं, जैसे गैर जिम्मेदाराना हरकत या फिर गैर जिम्मेदारी, गैर हाजिर, यह चीज़ गैर जरूरी है, इस प्रकार से हम इन्हें प्रयोग में लेते हैं। तो 5वां उपसर्ग जो हमने देखा अरबी फारसी भाषा का, वह है आपका गैर, जिसका अर्थ होता है रहित या भिन्न। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर मर्द, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी, गैर मुमकिन और गैर कौम, ये आपके इसके उदाहरण हैं। अब चर्चा करते हैं 6वें उपसर्ग पर। अरबी फारसी भाषा का 6वां उपसर्ग है दर। दर यानी कि इसका अर्थ होता है मैं, और इसके उदाहरण देखें तो देखिए, हम कई बार प्रयोग में लेते हैं दर असल, दर किनार, दर मियान, दर ख्वास्त, दर बदर और दर हकीकत, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं दरकार, दरवेश, दरबार, दरगाह, जो कई बार इसके उदाहरण में नहीं माने जाते हैं, तो इन पर हमें ध्यान नहीं देना है, ये हमें याद नहीं रखने हैं। हमें इसके उदाहरणों में कौन कौन से शब्द याद रखने हैं? तो हमें याद रखने हैं दर असल, दर किनार, दरमियान, दर ख्वास्त, दर बदर और दर हकीकत, जिनका हम सामान्यतः प्रयोग भी करते हैं कि वह दर बदर की ठोकरें खाता घूम रहा है, दरअसल ये है बात है, मुझे दरकिनार कर दिया गया है, और इसी दरमियान ऐसा हुआ, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। इस प्रकार से हम इन्हें प्रयोग में सामान्यतः लेते हैं, तो ये हमें याद करने में भी काफ़ी आसान रहेंगे। तो 6वां जो आपका उपसर्ग था अरबी फारसी भाषा का, वह है आपका दर, जिसका अर्थ होता है मैं, और इसके उदाहरण हमने देखे कि
दरकिनार, दरमियान, दरअसल, दरख्वास्त, दरबदर और दर हकीकत, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला उपसर्ग देखते हैं अरबी फारसी भाषा का, तो वह है आपका 7वां उपसर्ग ना, जो कि अर्थ देता है नहीं या बिना का। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, इसमें आपके उदाहरण हैं जैसे कि नापाक, नाराज, नालायक, नाखुश, नामंजूर, नामर्द, नामुमकिन, नाबालिग। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है, सामान्यतः हम बोलने में जो करते हैं वह आपका होता है वह नाबालिग है, लेकिन यह आपका अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है आपका नाबालिग। तो यह चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे है आपका नामुराद, नाकारा, नाकाम, नादान, नाइंसाफ, नापसंद और नाचीज़, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। लेकिन एक शब्द जो इसका उदाहरण नहीं है और जो आपसे प्रश्नों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ना उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो देखिए नाजुक जो है आपका वह एक मूल शब्द है, इसमें ना उपसर्ग नहीं है। तो यह हमें याद रखना है यहाँ पर, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो हम इसे एक और बार देखते हैं। आपका 7वां जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का वह है ना, जिसका अर्थ होता है नहीं या फिर बिना। कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, तो देखिए हमने देखे इसके उदाहरण हैं नापाक, नाराज, नालायक, नाखुश, नाबालिग, नामंजूर, नामर्द, नामुमकिन, नामुराद, नापसंद, नाइंसाफ, नाकाम, नाकारा, नादान, नाचीज़। और एक शब्द जो इसका उदाहरण नहीं है वह है आपका नाजुक। तो यहाँ पर आप बाकी यदि आपकी को उदाहरण याद ना रहें कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें यह ज़रूर याद रखना है कि नाजुक जो है वह इसका उदाहरण नहीं है, नाजुक आपका एक मूल शब्द है। यह चीज़ हमें ज़रूर यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे चर्चा करते हैं हम अगले उदाहरण पर। तो देखिए अगला जो आपका उपसर्ग है 8वां अरबी फारसी भाषा का वह है आपका नेक। नेक यानी कि भला। इसके भी शब्दों को हम सामान्यतः अपनी बोलचाल में कई बार प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि नेक दिल आदमी, नेक राह पर चलना, नेक नियत रखना और नेक आदमी। तो इसके उदाहरण हैं आपके पास नेक, जो कि जिसका अर्थ होता है भला। इसके उदाहरण हैं नेक दिल, नेक राह, नेक नियत और नेक आदमी। तो यहाँ तक हमने अरबी फारसी भाषा के 8 उपसर्ग जो हैं उनकी चर्चा करी। कौन कौन से, तो देखिए पहला था आपका अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित। जिसके क्या क्या उदाहरण थे, उसके उदाहरण थे अलविदा, अलकायदा, अलगरज, अलहदा, अलमस्त और अलबेला। इसी प्रकार से दूसरा उपसर्ग था एन, जिसका अर्थ होता है ठीक, और उसके उदाहरण थे एन जगह, एन वक्त, एन मौका और एन आदमी। तीसरा उपसर्ग हमने देखा था कम, जिसका अर्थ था न्यून या फिर हीन, और उसके उदाहरण देखे थे कमजोर, कम अकल, कम बखत, कम उम्र और कम सिन। और चौथा जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का वह है आपका खुश, जिसका अर्थ था अच्छा या प्रसन्न, और इसके उदाहरण थे खुश दिल, खुशनुमा, खुश खबरी, आपके खुशहाल, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश नसीब। इस प्रकार से इसके उदाहरण थे। फिर 5वां जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का वह है आपका गैर, जिसका अर्थ था रहित या भिन्न, और उसके उदाहरण थे गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर मुमकिन, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कौम। ये इसके कुछ उदाहरण थे। फिर हमारे पास 6वां उपसर्ग था अरबी फारसी भाषा का दर, जिसका अर्थ था में, और उसके हमने उदाहरण देखे दरअसल, दरमियान, दरबदर, दरख्वास्त, दरकिनार। ये इसके कुछ उदाहरण थे। और इसी प्रकार से 7वां जो उपसर्ग था अरबी फारसी भाषा का वह था हमारे पास ना, जिसका अर्थ होता है नहीं या बिना। जिसके उदाहरण थे नापाक, नालायक, नाबालिग, नामुमकिन, नाकारा, नामुराद, नापसंद। और एक जो इसमें महत्वपूर्ण हमने चर्चा करी वह थी कि नाजुक जो है वह ना उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, नाजुक अपने आप में एक मूल शब्द है। फिर 8वां जो उपसर्ग था आपके अरबी फारसी भाषा का वह था नेक, जिसका अर्थ था भला, और इसके उदाहरण थे नेक दिल, नेक राह, नेक आदमी और नेक नियत। अब हम
आगे के जो उपसर्ग हैं अरबी फारसी भाषा के, उन पर अपनी चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे आपके पास हैं 9वां जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का, वह है आपका बे या फिर बा, जिसका अर्थ होता है सहित। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए बशर्ते, बनाम, बतौर, बखूबी, बदौलत, बहैसियत, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब। लेकिन एक शब्द आता है बदस्तूर, तो हमें यह याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि बदस्तूर में बद उपसर्ग है, ना कि बे, तो यह यहाँ पर नहीं आएगा। जो बदस्तूर है वह आपका बद उपसर्ग से बना हुआ है। तो 9वां जो हमारा अरबी फारसी भाषा का आपका उपसर्ग है वह है आपका बे या फिर बा, जिसका अर्थ होता है सहित। कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं? तो देखिए बे से हम बात करें तो बे से बशर्ते, बनाम, बतौर, बखूबी, बदौलत और बहैसियत। बा से यदि हम बात करें तो बा से बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, जो कि हमने कई बार सुना भी है। बाइज्जत बरी होना, बाकायदा यह उदाहरण है, बाअदब पेश आइए, इस प्रकार से हमने इन्हें सामान्यतः बोलचाल में सुना भी है। 10वां जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का वह है आपका बद, जिसका अर्थ होता है बुरा। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए बदमाश, बदशक्ल, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदहाल, बदमिजाज, बदकिस्मत, बदनसीब, बदहजमी, बदचलन, बदजात, और एक जो हमने ऊपर जिसकी चर्चा करी थी वह भी इसमें आएगा आपका बदस्तूर, यह भी इसमें ही आएगा। तो हमारा जो 10वां उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का वह है आपका बद, जिसका अर्थ होता है बुरा। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए एक बदस्तूर, बदमाश, बदबू, बदशक्ल, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदमिजाज, बदकिस्मत, बदनसीब, बदहजमी, बदचलन, बदजात, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला उपसर्ग देखते हैं अरबी फारसी भाषा का। तो 11वां है आपके पास बिला, जिसका अर्थ होता है बिना, जो कि हम सामान्यतः बोलते हैं बिना वजह। तो वह आपका शुद्ध रूप उसका होता है बिला वजह, वहाँ पर ला आता है। तो देखिए उदाहरण है इसके बिला वजह, बिला कानून, बिला शक, बिला शर्त और बिला कसूर, यह इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमने अभी 9 और 3 हमने कुल 11 उपसर्ग जो हैं यहाँ पर उनकी चर्चा करी है अरबी फारसी भाषा के, जिसमें से 8 हम पहले देख चुके थे और 3 हमने अभी देखे हैं। कौन कौन से? तो अभी था आपका बे या बा, जिसका अर्थ होता है सहित। कौन कौन से उदाहरण थे? तो देखिए बशर्ते, बनाम, बतौर, बखूबी, बदौलत, बहैसियत, और बा से आपके बाइज्जत, बाअदब, बाकायदा, ये इसके उदाहरण थे। फिर 10वां था आपका बद, जिसका अर्थ होता है बुरा। उसके उदाहरण थे बदस्तूर, बदसूरत, बदमाश, बदशक्ल, बदनाम, बदकिस्मत, बदमिजाज, बदनसीब, बदहजमी, बदचलन, ये इसके कुछ उदाहरण थे। और 11वां था बिला, जिसका अर्थ होता है बिना, जिसके हमने उदाहरण देखे बिला वजह है, बिला कानून, बिला शक, बिला कसूर और बिला शर्त। अब आगे और चर्चा करते हैं हम जो हमारे पास अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं उनके ऊपर। तो देखिए अगला हमारे पास है आपका 12वां बे। बे का अर्थ होता है आपका रहित। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण हैं बेइज्जत, बेरहम, बेवफा, बेदर्द, बेकार, बेकसूर, बेखबर, बेगुनाह, बेचारा, बेहया, बेनकाब, बेहिसाब, बेबुनियाद, बेईमान, बेनजीर, बेवकूफ़, बेफ़िक्र, बेपरवाह, बेमतलब, बेशरम, बेस्वाद, बेसहारा, बेजुबान, बेखौफ और बेशक, ये इसके उदाहरण हैं। तो 12वां जो उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का वह कौन सा है? बे, जिसका अर्थ होता है रहित। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो बेइज्जत, बेवफा, बेफिक्र, बेशरम, बेहया, बेजुबान, बेखौफ, बेसहारा, बेस्वाद, बेनकाब, बेरहम, बेइज्जत, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब
13वां देखते हैं। तो 13वां अरबी फारसी का उपसर्ग है आपके पास ला, जिसका अर्थ होता है बिना। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? लाचार, लाजवाब, लाइलाज, लापता, लावारिस और लापरवाह, ये इसके उदाहरण हैं। लेकिन दो ऐसे भी शब्द हैं जो ला से ही प्रारंभ होते हैं लेकिन उनमें ला उपसर्ग नहीं होता है। कौन कौन से? तो एक है आपका लालच और एक है आपका लालसा। ये दोनों ही मूल शब्द हैं, ये आपके ला उपसर्ग से नहीं बने हैं। तो यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यह आपसे प्रश्न में इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ला उपसर्ग से नहीं बना है। तो उसमें आपको याद रखना है दो ऐसे उपसर्ग हैं, दो ऐसे शब्द हैं जो कि ला शब्द से नहीं बने हैं, लालच और लालसा। तो हमने 13वां जो अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है वह देखा, वह है आपका ला, जिसका अर्थ होता है बिना। और इसके उदाहरण थे आपके लाचार, लाजवाब, लाइलाज, लापता, लावारिस और लापरवाह। जो दो शब्द इससे ला उपसर्ग से नहीं बने हुए होते हैं वे कौन कौन से हैं आपके? तो वे हैं आपके लालच और लालसा। ये दोनों ही स्वयं में मूल शब्द हैं, ये आपके ला उपसर्ग से बने हुए शब्द नहीं हैं। यह यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमें याद रखना है। अगला देखते हैं। तो देखिए, अगला उपसर्ग अरबी फारसी भाषा का 14वां उपसर्ग है हमारे पास सर, जिसका अर्थ होता है मुख्य या फिर प्रधान। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, सरपंच जो कि मुख्य पंच होता है, फिर सरताज, सरकार, सरदार, सरहद और सरनाम, जिससे आपका इंग्लिश का जो वर्ड सरनेम बना है वह आपके सरनाम से ही बना है। तो 14वां जो आपका उपसर्ग है अरबी फारसी भाषा का वह है आपका सर, जिसका अर्थ होता है मुख्य या फिर प्रधान। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण हैं आपके पास सरपंच, सरताज, सरकार, सरदार, सरहद और सरनाम। अब अगला उपसर्ग देखते हैं। तो देखिए, 15वां उपसर्ग अरबी फारसी भाषा का है हम, जिसका अर्थ होता है साथ या फिर समान। कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम सफ़र, हम राज, हम दर्द, हम शक्ल, हम उम्र, हम राह, हम राही, हम वतन, हम जोली और हमदम, ये इसके उदाहरण हैं। एक शब्द यहाँ पर भी ऐसा है जो कि हम उपसर्ग से नहीं बना है, वह है आपका हम लोग। यह आपका हम उपसर्ग से नहीं बना है। तो 15वां जो अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है वह है आपका हम, जिसका अर्थ होता है साथ या फिर समान। कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं वे हमने देखे, जैसे कि हम सफ़र, हम राह, हम राही, हम शक्ल, हम राज, हम दर्द, हम उम्र, हम वतन, हम जोली और हमदम। जो एक शब्द इसका उदाहरण नहीं है वह है आपका हम लोग। तो यह भी हमें याद रखना है, हम लोग इसका उदाहरण नहीं है। यह आपसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हम उपसर्ग से नहीं बना है, तो वह होगा आपका हम लोग। अब 16वां जो आपका अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है उसकी चर्चा करें तो वह है आपका हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। और इसके शब्दों को भी हम सामान्यतः बोलचाल में कई बार प्रयोग में लेते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण हैं हर पल, हर घड़ी, हर दम और हर रोज़, ये इसके उदाहरण हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो आपके अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग देखे उन्हें हम पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ पर था आपका बे, जिसका अर्थ होता है रहित, जिसके उदाहरण थे आपके बेइज्जत, बेरहम, बेवफा, बेशरम, बेकार, बेहया, बेस्वाद, बेसहारा, बेखबर और बेगुनाह। इसी प्रकार से एक और उपसर्ग था आपका ला, जिसका अर्थ होता है बिना, जैसे कि लाचार, लाजवाब, लाइलाज, लापता, लावारिस, लापरवाह। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि दो शब्द जो हैं वे ला उपसर्ग से बने हुए नहीं होते हैं, वे स्वयं में मूल शब्द होते हैं। कौन कौन से? तो वे थे आपके लालच और लालसा। इसी प्रकार से आपका अगला उपसर्ग था सर, जिसका अर्थ होता है मुख्य या फिर प्रधान। इसके उदाहरण हमने देखे सरकार, सरपंच, सरनाम और आपके सरताज, सरहद।
फिर आपका 15वां जो अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग था वह था हम, जिसका अर्थ था साथ या फिर समान। इसके उदाहरण थे हम शक्ल, हम उम्र, हम वतन, हम सफ़र, हमराज, हमदर्द। और एक शब्द ऐसा था जो हम उपसर्ग से नहीं बना था, वह था आपका हम लोग। इसी प्रकार से 16वां जो अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है वह था आपका हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। उसके उदाहरण भी हमने देखे, हर पल, हर घड़ी, हर दम, हर रोज, ये इसके कुछ उदाहरण थे। तो यहाँ पर हमने अभी तक चर्चा करी कि उपसर्ग क्या होते हैं। एक तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द या प्रत्यय के पहले जुड़कर उसके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और उपसर्ग संयोग या संधि दोनों में से किसी माध्यम से जो है आपके शब्द का निर्माण कर सकते हैं। फिर हमने उपसर्ग के प्रकार देखे, 4 प्रकार थे। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। फिर हमने अभी चर्चा करी आपके अरबी फारसी भाषा के उपसर्गों पर, जिनमें हमने कुल 16 उपसर्ग यहाँ पर देखे। अरबी फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द उनसे बनते हैं वे देखे, और कुछ हमने ऐसे शब्द भी देखे जो देखने पर लगते हैं कि ये इस उपसर्ग से बना है, लेकिन वास्तव में वह एक मूल शब्द होता है। अब थोड़ी चर्चा और करते हैं हम आगे इसी क्रम में। तो देखिए यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे कुछ उपसर्गों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि वे एक समान से लगते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे परा, पर और पर की। तो देखिए एक परा जो है वह आपका संस्कृत का उपसर्ग है, पर आपका संस्कृत का अव्यय है, और पर जो है वह हिंदी का उपसर्ग है। तो इनके जो शब्द हैं वे हमें याद रखने हैं, क्योंकि हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। तो संस्कृत के जो अव्यय हैं वे हमारे जो परीक्षा है उसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर से बना हुआ, पर उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो वहाँ हमें यह ध्यान रखना है। तो देखिए पहले हम चर्चा करते हैं परा। तो परा आपके संस्कृत का उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है उल्टा, विपरीत या पीछे। और शब्द इसके परा के साथ व्यंजन से जुड़कर बनते हैं। कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो शब्द हैं आपके पास परामर्श, पराकाष्ठा, पराजय, पराजित, पराभव, पराभूत और पराक्रम। ये परा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब चर्चा करते हैं पर की, जो कि संस्कृत का अव्यय है, जिसका अर्थ होता है दूसरा। तो यहाँ पर के साथ में आपको स्वर देखने को मिलेंगे। वे शब्द संस्कृत के अव्यय होते हैं, जैसे पराधीन, पर प्लस अधीन, पराश्रित, पर प्लस आश्रित, पराश्रय, पर प्लस आश्रय। इसी प्रकार से परायण, पर प्लस अयन, परार्थ, परार्ध, परास्त, परोपकार। और पर प्लस व्यंजन में भी आपको शब्द देखने को मिलेंगे, परतंत्र, परजीवी, परकीय, परपुरुष। तो हमें याद रखना है ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे उपसर्ग से बने हुए नहीं हैं। तो जब वह हमसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर उपसर्ग से रहित है, तो उसमें आपके ये उदाहरण आएंगे। और यदि पूछता है कौन सा आपके पर या परा से बना है, तो उनमें ये आपके नहीं आते हैं। फिर हमारे पास आता है पर, जो कि हिंदी का उपसर्ग है, जिसका अर्थ दूसरा या पराया होता है। कौन कौन से शब्द हैं? तो देखिए परदादा, परपोता, परनानी, परदेश और परछाई, ये इससे बने हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी जो आपका पर उपसर्ग है उसका एक तुलनात्मक हमने अध्ययन किया, जिसमें परा, पर और पर को लिया। परा आपके संस्कृत का उपसर्ग है, एक पर आपका संस्कृत का अव्यय है जिसके शब्द हमारे उपसर्गों के नहीं हैं, और एक पर है जो आपके हिंदी का उपसर्ग है। परा से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? तो परामर्श, पराकाष्ठा, पराजय, पराजित, पराभव, पराभूत और पराक्रम। और यदि बात करें हमारे काम की, तो देखिए पर जो कि हिंदी का उपसर्ग है उससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? तो वे थे आपके परदादा, परनाना, परपोता, परनानी, परदेश और परछाई। फिर जो हमारे उपसर्ग से बने हुए नहीं हैं वे थे आपके पर, जो कि संस्कृत का अव्यय है। कौन कौन से शब्द थे? पराधीन, पराश्रित, पराश्रय, पराणे, परायण, परार्थ, परास्त, परोपकार, परतंत्र, परजीवी, परकीय और परपुरुष। तो देखिए यह आपको परा दिखाता है सब में, लेकिन आपका होता है यहाँ पर, और परा के हमने अलग से यहाँ पर उदाहरण देखे हैं।
तो ये हमने उपसर्गों की कुछ चर्चा की है। इससे आगे की जो चर्चा है उपसर्गों की वो हम अगली कक्षा में करेंगे और इन्हें उपसर्ग जो हमारा अध्याय है उसे पूरा करेंगे।